राष्ट्रीय योद्धा स्मारक समिति के संरक्षक, जाने माने शिक्षाविद, समाज सेवक सरदार भूपेंद्र सिंह जी जौहर, मैं राष्ट्रीय योद्धा स्मारक समिति की ओर से एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्री टीवीएस प्रसाद जी, दर्शन लाल जैन जी और सभी गणमान्य व्यक्तिगण जो हमारे साथ मंच पे थे और सामने जो भाई बहन बैठे हुए हैं, आज का दिवस बड़ा पावन दिवस है और जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बड़े अच्छे उद्देश्य के लिए है। पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इस वर्ष इस कार्यक्रम के लिए जैसे ही बताया गया तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं थी, क्योंकि ये बड़े अच्छे उद्देश्य के लिए है और एक जागृति पैदा करने के लिए है। साथ के साथ मेरे ख्याल से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें इस लॉ को जगाए रखना है अपने अंदर और अपने सभी आने वाले जितने भी हमारे शहरी और इस देशवासी हैं उन सबको इस बात का आभास भी होना चाहिए कि कितने बलिदान के बाद और कितनी कुर्बानियों के बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं और उस परंपरा को बरकरार रखना है। आज के कार्यक्रम में बहुत ही बेहतरीन बातें सुनने को मिली और अच्छे कार्यक्रम देखने को मिले, अच्छी प्रतिभा देखने को मिली, जिसको देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ कहा गया है और बहुत अच्छी बातें यहाँ पे सुनने को मिली हैं और मेरे पास कोई इससे ज्यादा कहने के लिए है नहीं, इसलिए आप सबके बीच आकर बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रसाद साहब का यहाँ पे आने का मैं स्वागत भी करता हूँ और बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि वे आकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में इतने समय के लिए सम्मिलित हुए और हमारे साथ यहाँ पे जी जी इनका प्यार हमारे लिए बताने का व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बात हो रही थी कि हमें आदि बद्री में कार्य करवाने के लिए कुछ कठिनाई हो रही थी, तो बिना किसी संकोच के उसी वक्त प्रसाद साहब ने अपने बोर्ड की तरफ से ये आश्वासन दिया है कि वो जो भी कार्य वहां पर करवाना होगा, चाहे वो प्रोजेक्ट के अंदर है, टूरिज्म प्रोजेक्ट में है या इसके अलावा, तो वो बोर्ड के थ्रू करवाने के लिए उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो तैयार हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमने केवल इतनी बात व्यक्त की थी कि हमें परेशानी है और इसमें एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज कुछ संकोच कर रही हैं, तो उसी वक्त ये कहा प्रसाद साहब ने कि आप चिंता ना करें, हम करवाएंगे। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जितने भी संयोजक हैं और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा और अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद। पूरी महफिल दर्शन लाल जी और यमुनानगर के उपायुक्त श्री अशोक सांगवान और यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, इस संस्था का पदाधिकारीगण और यहाँ आए हुए अभिभावकगण, इस कार्यक्रम में जो इतना अच्छा प्रदर्शन जो बच्चों ने दिया, वो बच्चे और उनके मेरे तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। बैसाखी का इस पावन पर्व पर इतना अच्छा आयोजन इन्होंने किया, इसके लिए और इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का मौका देने के लिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मित्तल साहब ने इतना अच्छा प्रेरणादायक भाषण दिया, कीनोट एड्रेस दिया और बताया हमारे अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में और कितना कुर्बानियों से हमारा देश बना
इस बारे में इन्होंने बताया। मैं बताना चाहता हूं आपको हमारे फ्यूचर के बारे में। अगर पास्ट इतना स्ट्रांग कुर्बानियों से बना तो हमारा फ्यूचर भी इतना ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। अब ये करंट इकोनॉमिक एस्टिमेट्स ये है कि 2050 तक 100% भारत विश्व में अव्वल नंबर का इकोनॉमी होगा। ये मैं कोई इस मंच पे इस बात को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा। ये विश्व बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एस्टिमेट्स है, रिसर्च है और ये टोटली साइंटिफिक डेटा के ऊपर आधारित विषय है। मुझे पिछले 10 साल अमेरिका में रहने का मौका मिला। पहले मैं डीसी रोहतक था, कुरुक्षेत्र था, उसके बाद मैं फिर विश्व बैंक में काम किया वाशिंगटन डीसी में। अभी लौटा मैं हम वर्ल्ड के नंबर 1 इकोनॉमी में। जिस तरह का ग्रोथ हमारा हो रहा है, जिस तरह का जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जिस तरह हमारा जॉब क्रिएशन हो रहा है, जिस तरह हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रहा है, जिस तरह हमारा करेंसी का वैल्यू स्ट्रांग और सस्टेन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश बहुत उन्नति पाए। सरस्वती का जमाने में, ऋग्वेद का जमाने में अगर पूरा विश्व में हमारा देश नंबर 1 देश था, वो दिन दूर नहीं है कि और हम उसी तरह का हम पुनः देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात को जब हम देखते हैं कि इकोनॉमी इस तरह आगे बढ़ेगा और ये भी हम देखें कि अमेरिका फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा इकोनॉमी है, आज का दिन अव्वल नंबर का देश समझा जाता है अमेरिका को। यह अमेरिका 1921 से पहले अव्वल नंबर देश नहीं था। 1921-23 में जो ग्रेट डिप्रेशन करके एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया, उससे पहले रेफ्यूजियों से भरा हुआ देश था, माइग्रेंट्स से, इमिग्रेंट्स से भरा हुआ देश था, जो खासकर देश था। लेकिन पिछले 50, 60, 70 साल में वो इतना उन्नति पाया, खास करके वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। आज हम इसको एक अग्रणी देश मानते हैं और सारा दुनिया अमेरिका में बसने के लिए, अमेरिका में रहने के लिए उत्सुक है, इसीलिए क्योंकि वो एक सबसे ज्यादा उन्नति पाया है, सबसे ज्यादा उनके देशवासियों को वो फैसिलिटीज देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अमेरिका अपना वर्चस्व धीरे धीरे खोता जा रहा है। इकोनॉमी काफी सफर कर रहा है अमेरिका में आज का दिन। अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स का जो आज का दिन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो मिलता है वो इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है पूरे विश्व में। इसीलिए पेट्रो डॉलर्स भी ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लोज जो है इंडिया में हो रहे हैं आजकल। फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में हो रहा है। अब इसका कारण क्या है? एक चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्ट्राइक हुआ जब मैं अमेरिका में था, वो ये है कि नेशनल प्राइड, पेट्रियोटिज्म, अपने देश के प्रति जो उनको लगाव है, वो अपने देश के प्रति जो निष्ठा है, वो कहीं भी नहीं दिखा। और ऐसी जगह जहां हर कोई किसी न किसी और देश से आके वहां बसा हो, ऐसे जगह जो वो कह नहीं सकते कि हम यहाँ पैदा हुए। 50% अमेरिकन तो ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन के भी नहीं है, जो उनके माँ बाप तो दूसरे देश से आके बसे हुए हैं, उनका बच्चे हैं, लेकिन वो भी अपना देश को इतना पेट्रियोटिज्म के साथ देखते हैं, अमेरिकन फ्लैग को, अमेरिकन नेशनल एंथम को इतना बड़ा गर्व के साथ देखते हैं। तो जमीन पे कोई झगड़ा हो रहा था तो मेरे पास वो केस आया, तो जब रिकॉर्ड देखा उसमें लिखा गया कि प्रोविंशियल सरकार का जमीन है और लिखा गया सरस्वती नदी है। तो मैंने कहा फिर अगर सरस्वती नदी है, इन लोगों का कब्जा कैसा है? चलो वो अलग बात है, हमने कब्जा छुटवाया और देखा कि वहां सरस्वती नदी थी, फिर वो ट्रेस किया, फिर पता चला आदिबद्री से लेकर कहां तक ये, अब इन्होंने तो पूरा बताया और इनका किताब भी है तो मैं ज्यादा टाइम उस पर नहीं लूंगा।
लेकिन ये राजस्थान से जाके गुजरात तक जाके सिंधु रिवर में भी मिलता है ये जाके आगे। तो उस टाइम कल्याण रामन करके इनके साथी थे, उनके साथ भी मुलाकात हुआ। दर्शन लाल जी के साथ उन्हीं दिनों में मुझे मेरा मुलाकात होने का सौभाग्य हुआ। तो ये सरस्वती नदी जो है हमारा देश का उन्नति का एक प्रतीक है। जब सरस्वती बहती थी हमारे देश सबसे नंबर 1 देश था। वो देश था जो सारा दुनिया देखता था कि वो एक जन्नत है, स्वर्ग है और वहां हमें जाना चाहिए। और यहाँ के लोग बताते हैं इनमें किसी खुशहाली इतना ज्यादा थी, किसी चीज का कमी नहीं थी। और जिस तरह ये प्रयास कर रहे हैं सरस्वती के लिए और जिस तरह हमारे देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, अब मुझे कोइंसिडेंस दोबारा नजर आ रहा है कि सरस्वती भी रहेगा और हमारा इकोनॉमी भी इसी तरह उन्नति पाने को जा रहा है। तो ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इन्होंने आदिबद्री की बात इन्होंने कही, तो मैंने कहा कि हम मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से जरूर इसको पूरा करेंगे, निःशुल्क करेंगे, कोई हम चार्जेस नहीं लेंगे, फ्री सर्विस मार्केटिंग बोर्ड करेगा। ये एक नेशनल बिल्डिंग का टास्क है, ये तो हमें आगे रहना चाहिए। इसी तरह मैं अभी इनको बता रहा था कि पिपली में हम एक पानी में जो फूल उगते हैं उनका एक फार्म और मार्केट यार्ड बना रहे हैं सरस्वती के ऊपर ही, नेशनल हाईवे के ऊपर। इससे सरस्वती का भी वो जगह सस्टेन करेगा। सरस्वती का मतलब है सरसों का समागम। इट इज अ रिवर ऑफ लेक्स। कई लेक्स मिलके बनती है। तो आदिबद्री अगर एक लेक है तो पिपली में एक लेक है, इसी तरह बीबीपुर में एक लेक है, इसी तरह पेवा में एक लेक है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा चैनल बने, जहां जहां लेक्स भी बने वो भी एक सरस्वती का ही अंग है। तो ये भी इस तरह फेज्ड वे में इसको हम टेकअप कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा। इसका नाम है शिवा ट्रायलॉजी, TRILOGY, शिवा ट्रायलॉजी। इसको लिखा है एक IIM का प्रोफेसर, IIM कलकत्ता में पढ़ा हुआ, प्रोफेसर ने पढ़ा हुआ स्टूडेंट अमीश त्रिपाठी करके। ये ट्रिलॉजी का मतलब 3 किताब है, 3 किताबों का सीरीज है। फर्स्ट किताब है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, सेकेंड किताब है द सीक्रेट ऑफ नागास, थर्ड किताब है द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। ये 3 आज का दिन 125,000 कॉपीज बिके हैं। ये मार्केट में सबसे पॉपुलर इंग्लिश फिक्शन बुक है। अगर आप में से किसी ने पढ़ा नहीं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, उसका फर्स्ट कॉपी जो है इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, आप इमीडिएटली मार्केट में जाके खरीदिए। उसमें क्या है, वो सारा किताब में सरस्वती है। आप पढ़ के हैरान होंगे, इतना अच्छा उसने ये लिखा। वो इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा एक्चुअली एक किताब है लॉर्ड शिवा के ऊपर। वो शिवा, वो उसको इतना अच्छा उसने एक इंग्लिश स्टोरी बना, ये अमेरिका में भी बेस्ट सेलर बन गया है इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। इतना बढ़िया। आप इंटरनेट पे भी जाके गूगल करोगे आपको पूरा उसका यूट्यूब में इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा के बारे में काफी आएगा। इट इज सच ए पॉपुलर बुक, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। उसमें मैं 1 मिनट ही लूंगा इसके ऊपर। वो कहते हैं कि लॉर्ड शिवा जो है वो मानसरोवर के ऊपर थे, उनको लाया गया सरस्वती नदी के ऊपर। राजा थे दक्ष, और दक्ष का डॉटर थी सती। वो इनके ऊपर इन्होंने इतना अच्छा एक कहानी बनाया। इट इज ए फैंटास्टिक बुक, इट्स ए फैंटास्टिक बुक, उसको पढ़ना चाहिए। और वो कहते सरस्वती नदी के ऊपर ही रोहतक और गुड़गांव और नजफगढ़ के गांव और कोई 500 गांव नीलामी में लिया था। और उन्होंने बनाया हुआ घर है जो आज का दिन DC रोहतक का घर है, वो 200 साल पुराना घर है। मैंने प्लाट खुद देखा है ये बात। तो ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो हिस्ट्री को नहीं जानता, जिस तरह ये बताया इन्होंने, वो आगे भी नहीं संभाल सकता। आज का दिन हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा हिस्ट्री, और हम किस लिए जी रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए। उसी हिस्ट्री को लेके फ्यूचर के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। तो यही सीख है इस तरह का कार्यक्रम उनका। अगर वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 इसलिए हुआ
कि फ्रांस का जो एम्परर है लुई 16 और उनका जो क्वीन है, वो दोनों जा रहे थे। जब जा रहे थे तो उनका जो चैरियट का जो पहिया है उसमें से एक कील निकल गया था। वो कील निकल के वो चैरियट धंस गया था। वो जब धंस गया था, उसी बात पे उनके खिलाफ रिबेलियन हुआ था, उनको घेर लिया गया था। अगर वो नहीं होता, वो कील नहीं निकलता, वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होती। ये तो मित्तल साहब बताएंगे। वैसे किसी भी आप 12th क्लास या 10th क्लास का किताब में ये मिलेगा आपको। जब वर्ल्ड वॉर 1 आप पढ़ोगे या फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पढ़ोगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, आई करेक्ट माई सेल्फ, मैं भूल गया कि प्रोफेसर के सामने बोल रहा हूं। लेकिन इसी तरह की बात है कि अगर हेमू को पानीपत का बैटल में वो एरो नहीं लगता आंख में, शायद हिस्ट्री कुछ और होता हमारा देश। तो ये हिस्ट्री है साहब। ये बट हम भी उसी हिस्ट्री के अंग हैं। अगर हम आज का दिन, जिस तरह इन्होंने कहा, हमारे डीसी साहब बड़े अनुशासित व्यक्ति हैं। अब आप अनुशासन रखते हैं, क्या ये हिस्ट्री में ये नेशनल प्राइड की चीजें रखते हैं और इस वैल्यू सिस्टम से हमारे एक्शंस को मॉड्यूलेट करेंगे, तो ये देश का हिस्ट्री कुछ और होगा। वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। वी कैन राइट हिस्ट्री. History is not different from us. So I really thank Mr. Darshan Lal Jain and all the organizers. एक एक का नाम लेना समय का कमी से संभव नहीं है, और आप सबको मैं बधाई देता हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम आपने दिया, इतना पेशेंस के साथ आप लोगों ने यहाँ रुका और ये देखा। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो मैं डीसी साहब को कह रहा था कि इतना अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। आई वॉज हम्बल्ड। विनम्रता के साथ सुना मैंने ये तबला वादन है, या जो गुरबाणी का जो, या अभी जो ये सब मैं बड़े विनम्रता के साथ सुना। तो इसी विनम्रता, ये सारे किसान के बच्चे हैं, बैसाखी का पर्व है, तो कृषि विपणन बोर्ड भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हम 50,000 रुपीज मैं भिजवा दूंगा इन बच्चों को, जो इनको यूजफुल चीजें हैं वो खरीदवा के दें, ताकि ये याद रखें। और चाहे भारत माता की, और ऐसे जय बोलते हैं। साथ में एक और मेरा ये है, भेज दूंगा हमारे खर्चे से। जितने भी आज बच्चे भाग लिए, वो सारे पुष्पा गुजराल सिटी का हम इनको टूर करवा के वहां दिखा के भेजेंगे। ये हमारे तरफ से एक हम्बल छोटा सा पेशकश है। आप इतना अच्छा मेहनत के साथ कर रहे हो, जैसा मैंने कहा, ट्राइंग टू मैच अप, कि आप इतना अच्छा कर रहे हो तो फीका ना पड़ूं मैं, इसलिए कर रहा हूं। आप सबको धन्यवाद और आप सबको बधाई, और यहाँ मुझे बुलाने के लिए और ये सारा इतना अच्छा सम्मान देने के लिए। शायद मैं लायक नहीं हूँ इस सम्मान का, लेकिन लायक बनने का कोशिश जरूर जारी रखूंगा।